लास्ट के क्लास में हम लोगों ने पॉपुलेशन को कंप्लीट किया था और आज हम लोग शुरू करते हैं इंटरेक्शन। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हमने बोर्ड पे लिखा है। क्या होता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन? तो हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए कम्युनिटी। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। एक कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन भी दो तरह का होता है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और ये है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ए कम्युनिटी। दो डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको इंटर स्पेसिफिक कहते हैं, दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में। इंट्रा स्पेसिफिक क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज ऑफ ए कम्युनिटी। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज ऑफ ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के सेम स्पेसीज यानी एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। विद इन स्पेसीज, ये बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज। हालांकि अपने सिलेबस में जो है ये इंटर स्पेसिफिक ही है, इंट्रा स्पेसिफिक अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन टाइम मिला तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ए कम्युनिटी, दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच। इसको समझने के लिए ना हम लोग तीन सिंबल यूज करेंगे। प्लस फॉर बेनिफिटेड, जहां कहीं भी प्लस लिखेंगे उसका मतलब होगा बेनिफिटेड। माइनस फॉर हार्म, और जीरो है इसका मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स होता है नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, कोई फायदा नुकसान नहीं है, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, तो न्यूट्रल। इन तीन सिंबल का यूज करेंगे। और हम लोग देखते हैं ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे और सबसे फर्स्ट है उसका नाम है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म इसको डिनोट करते हैं जीरो और जीरो से। न्यूट्रलिज्म है, इसको जीरो और जीरो से डिनोट करते हैं। देख करके ही लग रहा है किसी को भी कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। हम लोग कहते हैं न्यूट्रलिज्म क्या है? तो सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पेसीज आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। Such types of ecological interaction in which organism of both species are neither benefited nor harm। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पेसीज जो है उसको ना तो बेनिफिट होता है ना कोई हार्म होता है। सच मानूं तो ये तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन का मतलब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म है, फिर भी मैं कहता हूँ एक टाइप का ये इंटरेक्शन है। इसका एग्जाम्पल होता है ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन रॉक। वो ऑर्गेनिज्म जो रॉक पे रहते हैं, जैसे लाइकेन और मॉस की बात करते हैं। लाइकेन और मॉस रॉक पे ग्रो करते हैं, लेकिन एक लाइकेन दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है, न्यूट्रल बिहेवियर रहते हैं, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म होते हैं। सेकेंड है कॉम्पिटिशन, और इसको डिनोट करते हैं माइनस और माइनस से। कंपटीशन है, इसको हम लोग माइनस और माइनस से डिनोट करते हैं। ये क्या है?
तो हम लोग कहते हैं सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज सफर फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू शॉर्ट सप्लाईमेंट ऑफ रिसोर्स। ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज सफर फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू शॉर्ट सप्लाईमेंट ऑफ रिसोर्स। एडवर्स इफेक्ट से सफर कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्स क्या है, कम है, रिसोर्स लिमिटेड, शॉर्ट सप्लाईमेंट ऑफ रिसोर्स, उसी को कहते हैं कॉम्पिटिशन। रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से कॉम्पीट करते हैं। जैसे आप लोगों ने टारगेट पीएमटी को ज्वाइन किया क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। किस बात का कॉम्पिटिशन है? मेडिकल एस्पिरेंट लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा है अपने इंडिया में। देखते हैं 16 लाख प्लस लोग नीट में अपीयर होते हैं, लेकिन जो टोटल एमबीबीएस का सीट है वो 57,000 के अप्रोक्स, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला करके 57,000 के अप्रोक्स अपीयर होते हैं 16 लाख और सीट 57,000। रिसोर्स लिमिटेड है इसीलिए कंपटीशन। अगर मान लेते 17 लाख मेडिकल का एमबीबीएस का सीट होता तो फिर आप कंपटीशन से फेस नहीं करते, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर हो जाता, तब कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन तब होते हैं जब रिसोर्स लिमिटेड होता है, तभी कंपटीशन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म, या ऐसे कहते हैं इन फॉरेस्ट ट्री कॉम्पीट विथ ईच अदर फॉर सनलाइट। फॉरेस्ट में ट्री कॉम्पीट करते एक दूसरे के साथ सनलाइट के लिए। आप कहेंगे कि सनलाइट के लिए कॉम्पीट करता है, लेकिन वो तो अनलिमिटेड है। देखिए ट्री जो है फॉरेस्ट में मेनली तो सनलाइट के लिए कॉम्पीट करता है, वाटर और मिनरल के लिए नहीं करता है, क्योंकि रूट को डिफरेंट डेप्थ में भेज देता है। रूट को डिफरेंट डेप्थ में भेज देता है। ग्रास बिल्कुल कम डेप्थ के सॉइल से वाटर मिनरल लेता है। हर्ब जो है ठीक ठाक डेप्थ से, श्रब उससे ज्यादा, ट्री काफी डेप्थ से वाटर मिनरल लेता है। तो मेनली वाटर मिनरल के लिए नहीं, सनलाइट के लिए कॉम्पीट करता है। तो आप सोचते होंगे सनलाइट कौन सा लिमिटिंग, सनलाइट तो काफी ज्यादा है। कंपटीशन तो तब होता है जब रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो फिर यहाँ कंपटीशन क्यों? आप बिल्कुल सही कहते हैं, सनलाइट लिमिटिंग। सनलाइट अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी प्लांट के लिए लिमिटेड इसलिए है क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। प्लांट मूव नहीं कर सकता है, सेसाइल मोड ऑफ लाइफ है, वहीं फिक्स है, तो वो अपना फैल करके ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लेने का कोशिश करता है। तो हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट में ट्री कॉम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए, वाटर और मिनरल के लिए भी करते हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर, मेनली सनलाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनी डिफरेंट स्पेसीज compete with each other when their resources are same। ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनी डिफरेंट स्पेसीज, जैसे लायन है, टाइगर है, चीता है, प्यूमा है, ये सब डिफरेंट स्पेसीज, ये सब कार्निवोर, सब आपस में कॉम्पीट करते हैं क्योंकि इस सब के जो रिसोर्स वो सब सेम। इस सब का रिसोर्स क्या है? इसके रिसोर्स क्या है? डियर है। तो हर्बीवोर इसका रिसोर्स है क्योंकि ये कार्निवोर, तो ये आपस में कॉम्पीट करते हैं। तो कॉम्पिटिशन कब होता है? जब रिसोर्स सेम होता है। तो हमने बोला डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल कॉम्पीट करते हैं व्हेन देयर रिसोर्स आर सेम। तीसरी बात कहते हैं कॉम्पिटिशन इज सीवियर व्हेन ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम निच और स्पीसीज। कॉम्पिटिशन सीवियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो सेम स्पीसीज है या उसका निच सेम है। सेम स्पीसीज क्या है? आप इवोल्यूशन पढ़िएगा, उसमें बताया जाएगा। डार्विन ना कंपटीशन को स्ट्रगल बोलता था। डार्विन कंपटीशन को स्ट्रगल बोलता था और वो बताता था 3 तरह के कंपटीशन होते हैं, 3 टाइप के। इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कंपटीशन, उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे टाइगर और टाइगर के बीच में जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, सीवियर होता है। एक इंटर स्पेसिफिक होता है, 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच में जो कंपटीशन होते हैं उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। जैसे टाइगर का लायन के साथ कंपटीशन, तो वो इंटर स्पेसिफिक। और एक नेचुरल होता है जो सर्वाइवल के लिए नेचर के साथ करते हैं,
जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, इस टाइम में नेचर से बचने के लिए जो ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करता है उसको कहते हैं नेचुरल कंपटीशन। ये 3 टाइप के डार्विन बोलते हैं। हम लोग यहाँ कहते हैं कि 2 तरह का कंपटीशन है, सेम स्पेसीज के बीच में है तो इंट्रा स्पेसिफिक, डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच में तो इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होता है, सीवियर होता है, लेकिन इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच वाला कंपटीशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सीवियर नहीं होता है, लेकिन इवोल्यूशन में वाइटल रोल प्ले करता है। जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच का जो कंपटीशन है ये पोटेंट फोर्स है इवोल्यूशन के लिए और न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर सेम स्पेसीज है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, निच सेम है, निच मतलब होता है प्रोफेशन सेम है तो भी ज्यादा होगा। तो कंपटीशन सीवियर तब होते हैं जब ऑर्गेनिज्म के पास सेम निच हो या सेम स्पेसीज हो। फिर हम लोग कहते हैं कि यूजुअली कंपटीशन अकर्स इन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज एंड व्हेन देयर रिसोर्स इज लिमिटेड। Usually competition occurs in closely related species when their resource is limited. But competition also occurs in totally unrelated species and even if resource is unlimited. Generally competition closely related species में होता है और वो भी तब जब resource limited हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। कंपटीशन टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज में भी हो सकता है और अनलिमिटेड रिसोर्स में भी कंपटीशन हो सकता है। मेरी बातों पे यकीन नहीं हो तो इस बात के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं। इन साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लामिंगो कॉम्पीट विथ रेसिडेंट फिश फॉर सेम रिसोर्स यानी फूड जूप्लैंक्टन। विजिटिंग फ्लामिंगो जो है वो बर्ड है, रेसिडेंट फिश मछली होती है। तो साउथ अमेरिकन लेक में रेसिडेंट फिश और विजिटिंग फ्लामिंगो, देखिए कहां फिश है और कहां बर्ड्स है, फ्लामिंगो दोनों कॉम्पीट करती है अपने सेम फूड के लिए, रिसोर्स के लिए, जो जू प्लैंकटन। क्योंकि ये बर्ड पानी के अंदर गोता लगा करके जू प्लैंकटन को निकाल के खाती। देख रहे हैं अनरिलेटेड स्पेसीज, कहां फिश है कहां बर्ड है, टोटली अनरिलेटेड होकर के भी एक पानी के अंदर रहती है, एक पेड़ पे और हवा में रहने वाली, टोटली अनरिलेटेड होकर के भी कॉम्पीट करते हैं। तो टोटली अनरिलेटेड स्पेसीज में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है और अनलिमिटेड रिसोर्स में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन देता हूं। अनलिमिटेड रिसोर्स में कॉम्पिटिशन का इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। पहले उससे पहले हमने सुन लेना है कि हमने जो जो अभी एग्जाम्पल दिया है वो क्या क्या बोला। इन फॉरेस्ट ट्री कॉम्पीट विथ ईच अदर फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल ऑल्सो, मेनली सनलाइट की। फिर हमने बोला ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज कॉम्पीट विथ ईच अदर व्हेन देयर रिसोर्स आर सेम। डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते हैं जब उसका रिसोर्स सेम होता है तब। फिर हमने बोला कि कंपटीशन इज सीवियर व्हेन ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम निच और सेम स्पेसीज। निच सेम हो, प्रोफेशन सेम हो या सेम स्पेसीज हो तो कंपटीशन सीवियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर बोला कि यूजुअली कंपटीशन अकर्स इन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज एंड व्हेन देयर रिसोर्स इज लिमिटेड। क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज में होता है और वो भी तब जब रिसोर्स लिमिटेड होता है। लेकिन हमने इसका एक्सेप्शन बताया कि अनरिलेटेड स्पेसीज भी कॉम्पीट करता है, जैसे साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लामिंगो और रेसिडेंट फिश कॉम्पीट करते हैं। और अनलिमिटेड रिसोर्स में भी कंपटीशन होता है जिसके लिए हम लोग इंटरफेरेंस कंपटीशन देखते हैं। इसी में एक छोटा सा हेडिंग है इंटरफेरेंस कंपटीशन।
इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है? तो फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंसिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ organism of other species even if resource is unlimited. Feeding efficiency of one species might be reduced due to interferencing or inhibitory presence of organism of other species even if resource is unlimited. Therefore, competition is best defined as a process in which fitness of one species reduces significantly due to presence of organism of other species. देखिए, इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है? तो फीडिंग इफिशियंसी एक स्पीसीज का कम हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज। दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस के वजह से फीडिंग इफिशियंसी कम हो गया। रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स में, तो उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ग्रास का कोई कमी नहीं है, ग्रास काफी ज्यादा है। वहां एक रैबिट घास खा रहा था, बगल में आकर के एक डियर घास खाने लगा। रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, घास की कोई कमी नहीं है, लेकिन डियर जहां घास खाना शुरू किया, रैबिट के घास खाने पे इफेक्ट डालेगा। रैबिट के घास खाने का रेट कम हो जाएगा। रैबिट घास कम खाएगा, इधर उधर रास्ता देखेगा, भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि डियर से क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस कंपटीशन। फीडिंग इफिशियंसी कम हो गया है दूसरे की वजह से। रिसोर्स कमी नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स में भी फीडिंग इफिशियंसी कम हुआ, तो उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसलिए हम लोग कंपटीशन को डिफाइन करते हैं। देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज। फिटनेस को किस चीज से मेजर करते हैं? स्मॉल आर से, जिसको बायोटिक पोटेंशियल लास्ट की क्लास में बोला था उसके केस में, कि फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। किसी दूसरे स्पीसीज के होने की वजह से उसका बायोटिक पोटेंशियल कम हो गया, तभी वो कंपटीशन है। फिटनेस कम हो गया, तभी वो कंपटीशन से फेस कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि ये इंटरफेरेंस कंपटीशन है, अनलिमिटेड रिसोर्स में लगता है। हमने बताया था कि जनरली कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है और लिमिटेड रिसोर्स में, लेकिन हमने बोला अनरिलेटेड भी कंपटीशन करते हैं और अनलिमिटेड रिसोर्स में भी कंपटीशन होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सोचते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? तो हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। Distribution of one species is restricted to a small geographical area due to presence of large or competitively superior species. If practically superior species are removed from such area, then population of inferior species increases very rapidly. Competitive release क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड है एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि वहां पर लार्ज और सुपीरियर स्पीसीज रहते हैं। अगर प्रैक्टिकली सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर लिया जाए तो इंफीरियर स्पीसीज का पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो जाता है। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिशन से रिलीज हो गया। इस कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल जो पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में था वो ऑस्कर सिंड्रोम था। ऑस्कर सिंड्रोम क्या होता है? When a small plant growing below the dense canopy of larger tree and waiting for the death of larger tree। ये देख रहे हैं, एक लार्जर प्लांट के नीचे स्मॉलर प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इसको कहते हैं ये सफर कर रहा है ऑस्कर सिंड्रोम से। इस प्लांट का ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है,
इसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। तो कंपटीशन में सुपीरियर कौन है? ये ट्री। इंफीरियर कौन है? ये हर्ब। तो ऑस्कर सिंड्रोम क्या होता है कि व्हेन ए स्मॉल प्लांट ग्रोइंग बिलो द डेंस कैनोपी ऑफ लार्जर ट्री एंड वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ लार्जर ट्री। रोज भगवान से दुआ करता है कि बड़े वाले पेड़ को काट दो, उठा दो, सुखा दो। सपोज करते एक दिन दुआ कबूल हो गई, कुछ लोग आए इस पेड़ को काट करके ले गए, क्या होगा? इसके ग्रोथ रेट में काफी तेजी से इंक्रीजमेंट होगा। तो हम लोग कहेंगे ये क्या हो गया? कंपटीशन से रिलीज हो गया, जो कंपटीशन फेस कर रहा था उससे फ्री हो गया, कॉम्पिटिटिव रिलीज। आपके एनसीईआरटी बुक में कॉम्पिटिटिव रिलीज का जो एग्जांपल है ये है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट इन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट इन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, द लार्ज एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज बार्नेकल बेलनस is dominant in intertidal zone and exclude the small size and competitively inferior species Barnacle Cathamelus from that zone। बार्नेकल बेलनस डोमिनेंट है इंटरटाइडल जोन में और एक्सक्लूड किया और कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर साइज को बार्नेकल कैथामेलस को फ्रॉम दैट। कॉर्नेल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। ये बार्नेकल किस फाइलम से बिलोंग करता है? बार्नेकल जो है बेलनस और कैथामेलस ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो हम लोग कहते हैं ये क्रस्टेशिया क्लास है और ऑर्थोपोडा का एनिमल है। ये क्रस्टेशिया क्लास है, ऑर्थोपोडा का एनिमल। ये डोमिनेंट कहां था? इंटरटाइडल जोन में। बेलेनस बड़े साइज का होता था, डोमिनेंट था, सुपीरियर भी था और डोमिनेंट भी था। कैथामेलस को वहां जाने का परमिशन नहीं था। अगर बेलनस को उस एरिया से रिमूव कर लिया जाए तो क्या होगा? कैथामेलस का पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कैथामेलस कंपटीशन से रिलीज हो गया। कैथामेलस कंपटीशन से रिलीज हो गया। तो हमने आपको बताया इंटरफेरेंस कंपटीशन और उसके बाद कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, जो किसने दिया था? गॉस ने। हमने पहले भी बताया था, फिर से हम आपको बताते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया है? गिवन बाय गॉस। देख रहे हैं स्पेलिंग गॉस का दूसरा है, फिजिक्स वाला गॉस नहीं है, ये दूसरा है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया है? गॉस। ये क्या बोलता है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ए कम्युनिटी cannot have exactly same ecological niche and they live together permanently। Organism of two different species of a community cannot have exactly same ecological niche and they live together permanently। In this case, organism of both species direct come in strong competition with other until one eliminates the other, called principle of competitive exclusion। दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का निच एग्जैक्टली सेम हो और दोनों एक साथ रहे, कैन नॉट हैव एग्जैक्टली सेम इकोलॉजिकल निच एंड दे लिव टुगेदर परमानेंटली। निच एग्जैक्टली सेम हो और दोनों एक साथ रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस केस में ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज
एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में आते हैं और वो तब तक कॉम्पीट करते रहता है जब तक एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर दे। वो तब तक कॉम्पीट करते रहता है जब तक एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर दे। उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जो किसने दिया है? गॉस ने। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो गॉस ने दिया है ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जरूर सही है जब रिसोर्स लिमिटेड हो। Gauss principle of competitive exclusion is not always correct, but it occurs in organism when resource is limited. Gauss का principle of competitive exclusion हमेशा तो सही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जरूर सही है when resource is limited. जब resource limited होता है तब सही है। Gauss experiment on two species of Paramecium, Paramecium chordatum and Paramecium aurelia. गॉस का एक्सपेरिमेंट दो स्पेसीज ऑफ पारामेसियम पे था, एक का नाम था पारामेसियम कॉर्डेटम और एक का नाम था पारामेसियम ऑरेलिया। बोथ स्पेसीज ऑफ पारामेसियम आर ग्रोन इन सेम कल्चर मीडियम। ये है पॉपुलेशन साइज और ये टाइम। ये है पारामेसियम कॉर्डेटम और ये है पारामेसियम ऑरेलिया। दोनों स्पीसीज को सेम कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, तो शुरू में दोनों का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, बट लेटर पॉपुलेशन ऑफ पारामेसियम कॉर्डेटम डिक्रीजेज। Later, population of Paramecium chordatum decreases, which is eliminated by superior species Paramecium देखिए, गॉस का जो एक्सपेरिमेंट था ये दो स्पेसीज ऑफ पारामेसियम पे लिया गया था, पारामेसियम कॉर्डेटम और ऑरेलिया को। बोथ स्पेसीज ऑफ पारामेसियम आर ग्रोन इन सेम कल्चर मीडियम, तो इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पेसीज इंक्रीजेज, बट लेटर पॉपुलेशन ऑफ पारामेसियम कॉर्डेटम डिक्रीजेज, विच इज एलिमिनेटेड बाय सुपीरियर स्पेसीज पारामेसियम ऑरेलिया। ऐसा क्यों हुआ? शुरू में रिसोर्स अनलिमिटेड था, शुरू में रिसोर्स अनलिमिटेड थे तो दोनों का ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्स लिमिटेड होते गया, ऑरेलिया ने कॉर्डेटम को एक्सक्लूड करने लगा। तो गॉस का प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहां सही है? जब रिसोर्स लिमिटेड होता है तभी सही। दूसरा हम लोग कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जांपल देते हैं, ए बिंगडॉन टॉर्टवाइज। A Bingdon tortoise become extinct within 10 years of introduction of goat on Galapagos Island। आप लोग जानते होंगे डार्विन वाला जो आइलैंड था, गालापागोस आइलैंड। लोगों ने क्या किया, ये बिंगडॉन टॉर्टवाइज इतने बड़े साइज का टॉर्टवाइज होता था, ये जमीन पर के घासों को खाता था। लोगों ने उस आइलैंड पे बकरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो विद इन 10 ईयर बकरी ने जमीन पर के घास को भी खाया, उछल कूद करके थोड़ा ऊपर के भी घास को खा लिया, तो बकरी क्या हो गया? सुपीरियर। तो बकरी सुपीरियर था, टॉर्टवाइज इंफीरियर था, तो विद इन 10 ईयर ए बिंगडॉन टॉर्टवाइज एक्सटिंक्ट हो गया गालापागोस आइलैंड से गोट के इंट्रोडक्शन से। ये भी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, many aquatic native grass species become extinct due to introduction of many aquatic native grass species become extinct due to introduction of इकॉर्निया इन वाटर बॉडी। इकॉर्निया के डालने से बहुत सारे नेटिव ग्रास स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये भी क्या है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है। तो हमने आपको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के भी 3 एग्जांपल बताया। आगे है, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स पार्टीशन। हमने सही कहा कि
ऑर्गेनिज्म जो है ना, गॉस का जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है, दूसरे को एक्सक्लूड करना नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहता है। तो उसी के लिए हम लोग कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। हमने आपको फर्स्ट की क्लास में भी पढ़ाया था रिसोर्स पार्टीशनिंग। एक बार दोबारा से हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है। When organism of two different species compete with each other for same resource, then they avoid competition by choosing instant different time for feeding or different feeding pattern। जब दो स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वो अपने कॉम्पिटिशन को अवॉइड करता है बाय चूजिंग इंस्टेंट डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग या डिफरेंट फीडिंग पैटर्न को ऑक्युपाई करता है, फॉरेजिंग पैटर्न बदल करके और टाइम को बदल करके। इसका दो एग्जाम्पल हमने पहले भी जिक्र किया था, एक बार दोबारा से जिक्र करता हूं। डार्विन फिंचेज मॉडिफाई इनटू 14 डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड बाय चेंज इन देयर फीडिंग पैटर्न। डार्विन फिंचेज, गालापागोस आइलैंड का मेनलैंड से सेपरेशन हुआ था, इस पे जो फिंच थी, बर्ड का डेंसिटी काफी ज्यादा था, रिसोर्स काफी कम था। तो ये बर्ड सब आपस में मॉडिफिकेशन किए, कुछ सीड खाने लगा, कोई फ्रूट खाया, कोई इंसेक्ट खाया, और पहले एक ही वैरायटी की जो बर्ड थी वो 14 डिफरेंट वैरायटी की बर्ड में चेंज हो गई, रिसोर्स पार्टीशनिंग करके। मैकआर्थर का एक्सपेरिमेंट था, एक ही ट्री के ऊपर, कॉनिफेरस ट्री था इस तरह से, वार्वल्स के 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहते थे। वार्वल्स एक बर्ड है, बाय चेंज इन देयर फीडिंग हैबिटेट एंड टाइम। एक बर्ड यहां से खाना लेती थी, दूसरा यहां से, तीसरा इस एरिया से, चौथा इस एरिया से, पांचवा इस एरिया से। लेकिन जिस टाइम एक स्पीसीज की बर्ड यहां रहती थी, बाकी स्पीसीज की बर्ड यहां से खाना नहीं लेती थी। उसने क्या किया, अपने कंपटीशन को मिनिमाइज किया बाय चेंज इन देयर फीडिंग हैबिटेट एंड टाइम, यानी उसने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग किया। इसी के साथ कंपटीशन जो काफी लंबा सा था वो खत्म हो गया। हम लोग थर्ड देखते हैं, उसका नाम है एमेंसलिज्म। इसी को एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं माइनस और जीरो से। तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को हार्म होगा, दूसरे को कोई फायदा और लॉस कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रिलेशन होगा। एमेंसलिज्म है, इसी को एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस कहते हैं। ये क्या है, तो such types of ecological interaction in which organism of one species produces an allochemics और एंटीबायोटिक, एलोकेमिक्स और एंटीबायोटिक which prevent growth और kill the organism of other species। ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज एक एलोकेमिक्स बनाते हैं और एंटीबायोटिक। एलोकेमिक्स कौन बनाता है, प्लांट। एंटीबायोटिक कौन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एलोकेमिक्स प्लांट बनाता है और एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो दूसरे के ग्रोथ को रोकता है और उसको किल कर देता है। दूसरे के ग्रोथ को रोकता है और उसको किल करता है। तो जिसके ग्रोथ को रोका या जिसको किल किया उसको हार्म हुआ, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होता। इसका मैं 3 एग्जांपल आपसे जिक्र करूंगा। वालनट ट्री प्रोड्यूसेज एन एलोकेमिक्स, उसका नाम होता है जगलोन। वालनट ट्री प्रोड्यूसेज एन एलोकेमिक्स which prevent growth or kill the other plant nearby।
आपने अगर वॉलनट ट्री देखा होगा, अखरोट के पेड़ को देखा होगा, तो उसके नीचे घास तक ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि उसके लीफ से केमिकल जमीन पर गिरते हैं, उसका नाम होता है जगलोन, जो दूसरे प्लांट के ग्रोथ को रोकता है और उसको किल कर देता है। आप सोचते होंगे घास ग्रो करता तो कंपटीशन करता, मैं कहता हूं बिल्कुल कॉम्पीट नहीं करता, क्योंकि घास सॉइल के इतने डेप्थ से वाटर मिनरल लेता, और अखरोट का पेड़ काफी डेप्थ से वाटर मिनरल ले रहा है, कहीं से कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसने ऊपर से कुछ केमिकल गिराया जिसके वजह से घास सबका डेथ हो गया। अखरोट के पेड़ को कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं एमेंसिलिज्म। स्मूथर क्रॉप जानते हैं, जैसे मेज हुआ, सनफ्लावर हुआ, शुगर केन हुआ, बार्ली हुआ, ये सब स्मूथर क्रॉप। स्मूथर क्रॉप प्रोड्यूसेज एन एलोकेमिक्स which prevent growth or kill the other plant nearby। आपने अगर मेज के खेत को देखा होगा, गन्ने के खेत को, शुगर केन के खेत को, या सनफ्लावर के खेतों को देखा होगा, तो उसमें घास तक ग्रोथ नहीं करता है। जब मेज का प्लांट छोटा होता है या शुगर केन का प्लांट छोटा होता है तो घास सब ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते हैं, लीफ एक्सपेंड करता है, वहां से एक एलोकेमिक्स नीचे ग्राउंड पे गिरते हैं, जो दूसरे प्लांट के ग्रोथ को रोकता है और उसको किल कर देता है। तो ये भी एमेंसिलिज्म है। तीसरा एग्जाम्पल एमेंसिलिज्म का, बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन सबस्ट्रेट प्रोड्यूसेज एन एंटीबायोटिक which prevent growth और kill the other bacteria nearby। एक बैक्टीरिया जो सबस्ट्रेट पे ग्रोथ करते रहता है, वो अपना एंटीबायोटिक सिक्रीट कर देता है, दूसरे ग्रुप के बैक्टीरिया आते हैं, उसका डेथ हो जाता है। तो ये भी क्या है, एमेंसिलिज्म। एक एक्सपेरिमेंट और भी होता है, वो एग्जांपल कप्पा पार्टिकल वाला जो पारामेसियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, या पढ़िएगा कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पारामेसियम में। एक पारामेसियम होता है जिसमें पारामेसिन टॉक्सिन होता है, किलर रेस का पारामेसियम उसको कहते हैं। अगर वो सबस्ट्रेट पे ग्रो करता है तो अपना पारामेसिन टॉक्सिन सिक्रीट कर देता है, जो दूसरे नॉन किलर पारामेसियम आता है तो उसका डेथ हो जाता है। तो ये सब क्या है, एमेंसिलिज्म। अब फोर्थ हम लोग पढ़ते एमेंसिलिज्म का उल्टा कॉमेंसिलिज्म, फोर्थ नंबर में। कॉमेंसलिज्म है, इसको प्लस और जीरो से डिनोट करते हैं। ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। एक को फायदा, दूसरे को कुछ भी नहीं, इसी को कहते हैं कॉमेंसलिज्म। इसके टोटल 8 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट, यहाँ प्लस वाला लिखूंगा मतलब जिसको बेनिफिट होगा, और यहाँ पे जीरो वाला लिखूंगा जिसको कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रिलेशन होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है रिमोरा, इसी को हम लोग कहते हैं सकर फिश, और शार्क। दूसरा एग्जाम्पल है पायलट फिश, शार्क। क्लोन फिश, सिएनामोन। चार एग्जाम्पल को हम लोग पहले समझ लेते हैं।
रिमोरा को जानते हैं, इसी को सकर फिश बोलते हैं। इसके डॉर्सल सरफेस पे एडहेसिव पैड होते हैं जो शार्क के एब्डोमेन से चिपका देता है। अब ये शार्क के साथ स्विमिंग करता है, यानी रिमोरा को स्विमिंग में एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है और रिमोरा एनिमी से फुल प्रोटेक्टेड है। अगर किसी ने रिमोरा को खाने का कोशिश किया तो शार्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो रिमोरा को क्या मिला? स्विमिंग में हेल्प मिला और एनिमी से प्रोटेक्शन मिला। पायलट फिश, पायलट फिश क्या है? ये शार्क के गिल्स के पैरेलल स्विम करती है और शार्क फिल्टर्ड फीडर होता है, माउथ से पानी लेकर के गिल से बाहर निकालती है। तो छोटी छोटी मछलियां और जू प्लैंकटन गिल से बाहर निकलते हैं तो उसको पायलट फिश खाती है। तो पायलट फिश को क्या मिला? फूड और एनिमी से प्रोटेक्शन। शार्क को क्या मिला? कुछ भी नहीं। थर्ड है क्लॉन फिश। आप देखे हुए होंगे अगर यदि डिस्कवरी सब पे या मूवी में भी, क्लॉन फिश इतनी छोटी सी मछली होती है, येलो, ब्लैक, व्हाइट, कहीं कहीं रेड और ग्रीन के भी स्ट्रिप होते हैं, काफी अट्रैक्टिव फिश होती है। जैसे ही एनिमी अटैक करता है, सी एनामोन जहां ग्रो करते रहते हैं उसमें आकर के छुप जाता है। आपको पता है सी एनामोन सिलेंट्रेटा का एनिमल है, सेसाइल मोड ऑफ लाइफ होते हैं और एनिमी जैसे पीछे पीछे क्लॉन फिश के पीछे पीछे वहां पहुंचता है, सी एनामोन अपने न्यूमेटोसिस्ट से उस पे वार करते हैं। सी एनामोन न्यूमेटोसिस्ट से उस एनिमी को इंजर्ड करता है और क्लॉन फिश की रक्षा करता है। तो हम लोग कहते हैं क्लॉन फिश को क्या मिला? प्रोटेक्शन। सी एनामोन को कुछ भी नहीं। बार्नेकल अभी बताया था कि अर्थोपोडा फाइलम है, क्रस्टेशिया क्लास का एनिमल है, वेल के एंटीरियर पोर्शन पे चिपका हुआ होता है। वेल के एंटीरियर पोर्शन पे चिपका होता है, खाना पीना कुछ नहीं लेता है। इसको क्या मिलता है? एनिमी से प्रोटेक्शन। वेल को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि ये 4 एग्जाम्पल हमने आपसे डिस्कस किया। 4 लिखूंगा यहीं पे, बस इसे मिटा देता हूं फिर लिखता हूं 4। अगला एग्जाम्पल है कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। जैकल या हाइना है, लायन और टाइगर है। देखिए 4 एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं कॉमेंसरिज्म का। कैटल एग्रेट, जानते हैं कैटल एग्रेट बर्ड होती है। बोगुला सब भी इसी क्वालिटी, इसी बोगुला सब भी कैटल एग्रेट ही है। ग्रेजिंग कैटल, आपने कभी देखा होगा कॉ या बफेलो या किसी कैटल को घास में ग्रेजिंग करते टाइम उसके पैर के पास ना बोगुला सब घूमते रहता है। इससे क्या होता है कि कैटल जैसे ही घास में पैर रखता है, बहुत सारे इंसेक्ट डर करके बाहर निकलते हैं और कैटल एग्रेट उसको खाने का काम करता है। जैसे ही कैटल ने घास में पैर रखा चलने के लिए, इंसेक्ट सब डर करके बाहर निकलते हैं, कैटल एग्रेट उसको खाता है। तो कैटल एग्रेट बर्ड को, ये बर्ड है कैटल एग्रेट, इसको फूड मिला, कैटल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जैकल और हाइना ये लायन और टाइगर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। लायन और टाइगर किसी भी जानवर को मार करके खाया, जो छोड़ दिया वो कौन खाता है? जैकल और हाइना। जो खाना छोड़ दिया वो जैकल और हाइना खाता है। तो जैकल और हाइना को क्या मिला? फूड। लायन टाइगर को क्या मिला? कुछ भी नहीं। ईपीफाइट, ईपीफाइट मतलब होता है दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करने वाला, जैसे ऑर्किड की बात करते हैं। और क्लाइंबर्स, जो दूसरे प्लांट से लिपट करके ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब करके चढ़ता है।
और दूसरा है अदर ट्री यानी मैंगो। मैंगो के ट्री के ऊपर ऑर्किड ग्रो करते हैं, मैंगो ट्री से सिर्फ सपोर्ट लेता है, कोई हार्म नहीं करता है, इसको क्या मिलता है? सपोर्ट। क्लाइंबर्स को क्या मिलता है? सपोर्ट। यानी हम लोग कहते हैं इसको सपोर्ट और इसको स्पेस या सपोर्ट ही मिलता है, दोनों को। मैंगो ट्री को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और आखिरी एग्जाम्पल है, उसका नाम है ई कोलाई इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता होना चाहिए ई कोलाई कोमेंसल पैरासाइट, कोमेंसल पैरासाइट ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, फीकल मटेरियल से फूड लेता है, कोई भी हार्म नहीं करता है ह्यूमन को, फीकल मटेरियल से खाना लेता है, कोई भी डिजीज नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन B12 जिसका नाम होता है सायानोकोबालामिन वो बनाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को कोलन रीजन से भगाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को कोलन रीजन से भगाता है। और दूसरी बात हमने बोला, हार्मफुल बैक्टीरिया को भगाने के साथ साथ विटामिन B12 सायानोकोबालामिन बनाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन को भी बेनिफिट होता है, इसलिए कुछ लोग इसको प्रोटोकॉपरेशन बोलते हैं। ये ज्यादा अच्छा कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ लोग इसको प्रोटोकॉपरेशन में भी बताते हैं। हम कहते हैं कि इतना माइन्यूट अमाउंट में विटामिन B12 बनाता है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, और हार्मफुल बैक्टीरिया को भगाना ये सब उतना डिटेक्टेबल अमाउंट में नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग इसको कॉमेंसलिज्म कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको प्रोटोकॉपरेशन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने 4th नंबर तक देख लिया। नेक्स्ट हम लोग 5th नंबर म्यूचुअलिज्म देखते हैं। म्यूचुअलिज्म है, इसको प्लस और प्लस से डिनोट करते हैं। Such types of ecological interaction in which organism of both species are benefited. Such types of ecological interaction in which organism of both species are benefited. ऐसा ecological interaction जिसमें दोनों स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशन ही क्या है? म्यूचुअलिज्म। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है प्रोटोकॉपरेशन, और एक का नाम है म्यूचुअलिज्म। भी दो तरह के होते हैं, प्रोटोकॉपरेशन और सिम्बायोसिस। दोनों को प्लस प्लस से ही डिनोट करते हैं। आपके लिए ना ये सारे टर्म सेम ही है, आपके लिए सारे टर्म सेम है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा डिफरेंस। इंग्लिश में सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब होता है साथ रहना, बायोसिस का मतलब होता है दो लिविंग का साथ रहना। अगर मैं इंग्लिश में बात करता तो सिम्बायोसिस का मतलब म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं। पैरासिटिज्म भी हो सकता है क्योंकि होस्ट और पैरासाइट साथ रहते हैं। और कॉमेंसलिज्म भी हो सकता है क्योंकि उसमें होस्ट और कॉमेंसल साथ होते हैं। इंग्लिश में सिम्बायोसिस का मीनिंग होता है दो लिविंग का साथ रहना। तो इंग्लिश के अनुसार से म्यूचुअलिज्म भी सिम्बायोसिस है, कॉमेंसलिज्म भी सिम्बायोसिस है और पैरासिटिज्म भी सिम्बायोसिस है। लेकिन इकोलॉजी में सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? दो स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म को दोनों को बेनिफिट होना है, और सेपरेट होने पे या तो एक का डेथ या तो दोनों का डेथ हो जाए, जब तक
सेपरेशन पे डेथ नहीं होगा तब तक हम लोग उसको सिम्बायोसिस नहीं कहेंगे। हालांकि आपके लिए मैं बार बार कहता हूं कि तीनों टर्म सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन क्या है? सच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच organism of both species are benefited, but it is not very close physical association. Organism of both species are benefited, but it is not very close physical association. That is, on separation, organism of both species survive as normal. ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पेसीज बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन ये काफी क्लोज फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, यानी सेपरेट करने के बावजूद भी ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज सर्वाइव एज नॉर्मल। सेपरेशन पे भी ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज बिल्कुल नॉर्मल सर्वाइव करते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रोटोकॉपरेशन। सेपरेट होने पे नॉर्मल सर्वाइव करे दोनों ऑर्गेनिज्म, तो उसको प्रोटोकॉपरेशन कहते हैं। और इट इज ए टाइप ऑफ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव का मतलब होता है फॉल्स वाला म्यूचुअलिज्म, ऑलवेज वाला, ट्रू वाला नहीं है। ये क्या है? फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। मैंने क्या बोला? प्रोटो कॉपरेशन में एक बार सुन लीजिए। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड बट इट इज नॉट वेरी क्लोज फिजिकल एसोसिएशन। दैट इज ऑन सेपरेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीसीज सर्वाइव एज नॉर्मल। इट इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। मैं आपको सिम्बायोसिस बाद में बताता हूं, पहले प्रोटो कॉपरेशन के 4 एग्जाम्पल देखते हैं। और सबसे फर्स्ट है हर्मिट क्रैब और सी एनामोन। हर्मिट क्रैब क्रस्टेशिया क्लास आर्थ्रोपोडा फाइलम, सी एनामोन सिलिंड्रेटा का एनिमल सेसाइल मोड ऑफ लाइफ। ये हर्मिट क्रैब क्या करता है? सी एनामोन को उठा करके अपने डॉर्सल सरफेस पे रख लेता है, अपने बॉडी को कवर कर लेता है। अब कहीं हर्मिट क्रैब जा रहा है तो बाकी एनिमल को क्या लगेगा? सी एनामोन जा रहा है। एनिमी जो है, जो हर्मिट क्रैब को खाने वाला था, उसको क्या लग रहा है? सी एनामोन जा रहा है, जबकि उसके अंदर कौन छुपा हुआ है? हर्मिट क्रैब। तो हर्मिट क्रैब को क्या मिला? प्रोटेक्शन। हर्मिट क्रैब को क्या मिला? प्रोटेक्शन। और जहां पे सी एनामोन ग्रो करते हैं वहां कुछ इंसेक्ट सब भी आते हैं, जू प्लैंक्टन सब भी आते हैं छुपने के लिए, उसको ये खाता भी है। तो मेनली तो हर्मिट क्रैब को क्या मिला? प्रोटेक्शन, और हम लोग कह देते हैं फूड भी मिला। और सी एनामोन को क्या मिला? न्यू इन्वायरमेंट मिला। सी एनामोन सेसाइल मोड ऑफ लाइफ था, कहीं जा नहीं सकता था। अब हर्मिट क्रैब अपने पीठ पे लेकर के घुमा रहा है तो नया नया इन्वायरमेंट मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं इसमें सिर्फ बेनिफिट किसको हो रहा है? हर्मिट क्रैब को। बोला सी एनामोन नया इन्वायरमेंट लेकर के क्या करेगा? सिर्फ बेनिफिट क्या हो रहा है? हर्मिट क्रैब ही बेनिफिट हो रहा है। अगर सिर्फ हर्मिट क्रैब बेनिफिट होगा तो ये तो कॉमेंसलिज्म होगा कि एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कुछ नहीं। तो कुछ लोग इस एग्जाम्पल को कॉमेंसलिज्म भी कहते हैं। सम कंसीडर एज कॉमेंसलिज्म ऑल्सो। नीट पहली बार हुआ था 2013 में, और नीट 13 का ये पेपर में पूछा हुआ था व्हाट इज करेक्ट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनामोन। एनसीईआरटी कहीं कुछ नहीं लिखा है। व्हाट इज करेक्ट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनामोन? उसका ऑप्शन था कॉमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन। कॉमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। क्या होना चाहिए इसका आंसर? सिम्बायोसिस। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपके लिए तीनों टर्म सेम है, तो सिम्बायोसिस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कॉमेंसलिज्म कर दिए थे। आज भी बहुत सारे एमसीक्यू में आप देखेंगे कॉमेंसलिज्म आंसर, जबकि होना क्या चाहिए था? इसका सिम्बायोसिस आंसर होता है। इंग्लिश में भी सोचिए ना, दो लिविंग का साथ रहना सिम्बायोसिस है। तो यहाँ हर्मिट क्रैब और सी एनामोन साथ साथ रह रहे हैं, तो वो क्या है? सिम्बायोसिस है। हालांकि ये ज्यादा अच्छा
प्रोटो कॉपरेशन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो सिम्बायोसिस टिक करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या करता है, रेत पर मुंह खोल करके सो जाता है। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड उसके माउथ में जा करके टीथ सब के बीच में छुपे हुए इंसेक्ट को निकाल के खाती है। तो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड को क्या मिला, फूड। क्रोकोडाइल क्या हुआ, फ्री फ्रॉम पैरासाइट, पैरासाइट से फ्री हो। अब मैं इंसेक्ट ईटिंग बर्ड को उड़ा दूं तो ऐसा नहीं है कि ना बर्ड का डेथ होगा ना क्रोकोडाइल का। ऑन सेपरेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीशीज सर्वाइव एज नॉर्मल, तो वही चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, क्रो मान लेते हैं, और इधर कैटल है, बुफेलो। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है कौवा और बुफेलो, भैंस की बात करते हैं। आपने तो देखा होगा बुफेलो के बॉडी के ऊपर में क्रो बैठा होता है, उसके बॉडी से पैरासाइट निकाल के खाते रहता है। तो क्रो को क्या मिला, फूड। बुफेलो क्या हुआ, फ्री फ्रॉम पैरासाइट। आप समझ जाएंगे, फ्री फ्रॉम पैरासाइट और फूड सेम एरो वाला इसमें। अगर मैं कौवे को उड़ा दूं तो बुफेलो सुसाइड तो करेगा नहीं, किसी का डेथ नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं ये क्लोज फिजिकल एसोसिएशन नहीं होता है, सेपरेट होने पे दोनों स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। और एक आखिरी एग्जांपल लिख रहा हूं, ऑक्सपीकर, ये बर्ड होती है, और राइनोसेरस। ऑक्सपीकर बर्ड भी राइनोसेरस के बॉडी से पैरासाइट निकाल के खाता है। यानी राइनोसेरस क्या होता है, पैरासाइट से फ्री होता है। और ऑक्सपीकर को क्या मिलता है, फूड। ऑक्सपीकर को फूड मिला और राइनोसेरस जो है ये फ्री फ्रॉम पैरासाइट। तो हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड बट इट इज नॉट वेरी क्लोज फिजिकल एसोसिएशन, दैट इज ऑन सेपरेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ स्पीशीज सर्वाइव एज नॉर्मल। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है, फॉल्स वाला म्यूचुअलिज्म है, ट्रू वाला ऑलवेज वाला नहीं है। और इसके हमने 4 एग्जांपल बताए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट के क्लास में ना सिम्बायोसिस पढ़ेंगे और इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिम्बायोसिस में अगले क्लास में। आज यहीं तक।